Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video, we are going to discuss about the background of the invasion of मोहम्मद गोरी. देखिए इस वीडियो में हम मोहम्मद गोरी के आक्रमण के पृष्ठभूमि को देखेंगे. देखिए ये जो है मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण है ये सेकेंड तुर्किश इन्वेजन है फ्रॉम अफगानिस्तान और यू मे से द थर्ड मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया. ठीक है, आप इसे दूसरा तुर्किश इन्वेजन कह सकते हैं, तुर्क आक्रमण कह सकते हैं, और इसे तीसरा मुस्लिम इन्वेजन कह सकते हैं. तो हमने पिछला वीडियो जो खत्म किया है, जो पिछला वीडियो कई पार्ट में था मोहम्मद गजनवी पे, ठीक है, अल-बरूनी भी उसका एक पार्ट था, तो हमने अल-बरूनी पे खत्म किया था पिछला वीडियो, और उसके बाद हम आ गए हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमणों पर. तो आज हम मोहम्मद गोरी के आक्रमण का बस पृष्ठभूमि के इंट्रो क्लास के रूप में इसे देखेंगे. तो देखिए ये जो वीडियो है बेसिकली हम तीन पार्ट में करने वाले हैं. पहले हम पृष्ठभूमि को देखेंगे यानी कि बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके बाद हम एक्सपीडिशंस को देखेंगे मोहम्मद गोरी के, और एक्सपीडिशन के बाद आप जानते हैं कि यहां इस आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी. मोहम्मद गोरी के एक स्लेव ने यानी कि एक दास ने, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी थी और स्थापना की थी गुलाम वंश की. ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था या मामलुक वंश उसको कहा जाता था. तो उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि मोहम्मद गोरी का स्लेव था. तो भारतीयों की हार हुई थी, राजपूतों की हार हुई थी. तो तीसरे वीडियो में हम हार के कारणों को बहुत ही डिटेल देखेंगे. दूसरे वीडियो में भी हम समझेंगे हार के कारणों को, लेकिन जो हर पक्ष को देखेंगे इस तीसरे वीडियो में, जैसे कि पॉलिटिकल रीजन क्या थे, सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या थे, या फिर सैनिक कारण क्या थे. ठीक है, तो उन सब चीजों को हम पॉइंट वाइज देखेंगे यहां पर. तो बहुत डिटेल में हम इस पार्ट को करने वाले हैं मोहम्मद गोरी वाले को. ठीक है, अब देखिए यहां पर जब हम मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि मेडिएवल हिस्ट्री जो है वो यहां पर देखिए एम स्टैंड्स फॉर मेडिएवल यानी मध्यकालीन भारत को हमने अर्ली और लेटर, पूर्व और उत्तर में बांट दिया था. ठीक है, अर्ली मेडिएवल पीरियड का जो फेज है वो 647 एडी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक यानी 1200 एडी तक है. ठीक है, ये वो पीरियड है 647 एडी जब हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत होता है, और यहां से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक अर्ली मेडिएवल फेज यानी पूर्व मध्यकाल कहा जाता है. हमने स्टडी के लिहाज से तीन पार्ट में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन में बांट दिया था इसे. ठीक है, इसी तरह से लेटर वाले पार्ट को दिल्ली सल्तनत और मुगल वाले दो हिस्सों में बांट दिया था. ठीक है, हमने नॉर्थ इंडिया को देख लिया था. यहां पर नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन के बाद यानी 647 एडी के बाद नॉर्थ इंडिया में हमने देखा था कई राजपूत वंश थे. ठीक है, उनको हमने देखा था, आपसी संघर्ष को देखा था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखा था, गुर्जर प्रतिहार जो अर्लीस्ट राजपूत थे. इधर एक पाल वंश था जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, पाल वंश बंगाल में, और यहां पर एक दक्षिण भारतीय एक शक्ति राष्ट्रकूटा जो यहां पर कन्नौज के लिए इन्होंने फाइट किया था, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत हुई थी. ये ट्राइपार्टाइट संघर्ष कहा जाता है या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है. तो सारा हमने यहां पे देखा था. नॉर्थ इंडिया में हमने यहाँ पे कश्मीर के कारकोट वंश, उत्पल वंश, इन सब वंशों को देखा था, लोहार वंश. उसी तरह से हमने कश्मीर के बाहर इधर हिंदू शाही वंश को भी देखा था, और हिंदू शाही वंश की चर्चा भी हुई थी कि आप देखेंगे कि हिंदू शाही वंश जो यहां पर था, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय पहला शिकार वही बनता है. ठीक है, इन सब की चर्चा हमने कर ली थी, मोहम्मद गजनवी वाले पार्ट में देखा था. साउथ इंडिया में भी हमने देख लिया था. साउथ इंडिया के बहुत सारे वंशों को हमने देखा था. दक्षिण भारत में हमने देखा था वकाटकों को, उसके बाद हमने वहीं पे देखा था चालुक्य, बादामी या वातापी. फिर वहीं पे आ जाते हैं आप राष्ट्रकूटास के बाद हमने वहीं पे देख लिया था किसको, चालुक्य कल्याणी. और फिर यहाँ पे हमने चोल शक्ति को भी देखा था, लेटर चोलों को, जिसे इंपीरियल चोल कहा जाता था. तो दक्षिण भारत के इतिहास में हमने देखा था
जो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेगा, ठीक है, प्राचीन भारत के दक्षिण भारत का इतिहास जो है प्राचीन भारत में, उसको हमने देखा था। हाँ, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास जो कि यहाँ पे देख लिया था। तो ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हमने तीसरे पार्ट मुस्लिम इन्वेजन की शुरुआत की थी। और मुस्लिम इन्वेजन, देखिए ये सारी घटनाएं जो है पैरेलल चल रही हैं, अर्ली मेडिएवल फेज में पैरेलल चलेंगी, समानांतर चलेंगी। और हमने मुस्लिम इन्वेजन को जब देखा था तो पहला आक्रमण मैंने अरबों का बताया था, मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 एडी में, ठीक है, लेकिन भारत में मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आक्रमण तुर्कों का होगा और दूसरे आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हम देखेंगे महमूद गजनवी का। ये ओरिजिनली तुर्क हैं, महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी, लेकिन अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी पकड़ बनाई हुई है, ठीक है, इसलिए इसे तुर्क इन्वेजन भी कहा जाता है, हालांकि ये इन्वेजन अफगानिस्तान से होता है। तो महमूद गजनवी का हमने देखा था, जो कि गजनी, यहां पर देखिए गजनी, ये गजनी वाला पार्ट हो जाएगा, यहां से आ रहा है। और 1000 से 1027 एडी के बीच हमने पढ़ा था इसके 17 अभियानों को, 17 रेड्स ये डालता है, 17 इन्वेजन करता है भारत में एक के बाद एक। और सोमनाथ के मंदिर को हमने देखा था जो 16वां अभियान था, बहुत जबरदस्त अभियान था, बुरी तरह से लूटा था काठियावाड़ या गुजरात वाले पार्ट में, ठीक है। इसका मकसद धन को लूटना था, इस्लाम का प्रचार भी था, लेकिन मेन मकसद इसका धन को लूटना था, वो हमने देखा था। अब हम आ गए हैं इस मुस्लिम इन्वेजन वाले पार्ट में दूसरे तुर्क आक्रमण की बात करें या हम कहें तीसरा मुस्लिम इन्वेजन। अब ये जो है मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में हम जिसका बैकग्राउंड अभी जानने वाले हैं इस आक्रमण का, मोहम्मद गोरी जो कि 1075 से लेकर 1206 एडी तक भारत में अटैक करता है, ठीक है। पहला अटैक 1075 एडी में ये करेगा मुल्तान पे, ठीक है, यहां मुल्तान पे करेगा। और 1206 एडी में पंजाब के खोखरों के खिलाफ, जो जनजाति है पंजाब में, उनके खिलाफ आखिरी अभियान होगा और उसके बाद इसकी मृत्यु भी हो जाएगी मोहम्मद गोरी की। तो ये हमें देखना है। इन सारे अभियानों की चर्चा हम दूसरे वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम मुल्तान देखेंगे, मुल्तान पे मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आक्रमण आपको उच्च पे होगा, पहले मुल्तान पे होगा, उसके बाद सिंध के अपर पार्ट में होगा आपको उच्च में, फिर उसके बाद ये पूरे सिंध को, लोअर सिंध को भी जीत लेगा। उसके बाद आप यहां पे गुजरात में भी करेगा 1178 में, लेकिन वो हार जाएगा। उसके बाद दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां 1191 में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चौहान वंश, दिल्ली और अजमेर का शासक है, दिल्ली और अजमेर का शासक है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय कहते थे। तो उसके खिलाफ पहली लड़ाई 1191 की होगी, तराइन की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। लेकिन जब दूसरी लड़ाई होती है 1192 में, तराइन की दूसरी लड़ाई, वहां पे वो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उसकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद चंदावर की लड़ाई होगी जयचंद के खिलाफ, जो गढ़वाल वंश यहां पर है कन्नौज में, ठीक है, उसके खिलाफ, और जयचंद की हार होगी 1194 में। और उसके बाद भारत में जो है वो मुस्लिम शासन की स्थापना का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश स्थापित करेगा मोहम्मद गोरी का, जो स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो करेगा यहां पर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा गुलाम वंश के रूप में, पहला वंश दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, ठीक है, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, जहां महमूद गजनवी का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, धन की लूट, हाँ, प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम भी था, इस्लाम का प्रचार भी था, लेकिन महत्वपूर्ण क्या था, सबसे महत्वपूर्ण धन की लूट, इसको सत्ता स्थापित नहीं करनी थी भारत में। लेकिन जो दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी का होगा, इसका मकसद है सत्ता की स्थापना तो है ही भारत में, प्रचार इस्लाम का प्रचार भी है और धन की लूट भी है, सब कुछ है इसका, ठीक है। इसका धन की लूट, सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता था। हमने पिछले जो मोहम्मद गजनवी के वीडियोस किए हैं उसमें मैंने बताया था। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है, इसका पर्पस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भारत में आक्रमण का, सत्ता स्थापित करना, मुस्लिम शासन की स्थापना करना भारत में, और इसमें यह कामयाब भी होगा और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी 1206 में, इसी के स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाएगा और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, ठीक है। तो ये तो हमने
हल्की फुल्की जानकारी यहां पर इंट्रो क्लास की ले ली, लेकिन आज हम पृष्ठभूमि देखेंगे कि भारत पे आक्रमण की पृष्ठभूमि क्या रही और जिन अभियानों की मैंने चर्चा की है, चाहे तराइन की लड़ाई हो 1191 में, पहली लड़ाई तराइन की, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 जो कि हरियाणा में होता है, हरियाणा में तराइन है। सेकंड बैटल जो होगा तराइन का वो होगा 1192 में, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। और तीसरा महत्वपूर्ण लड़ाई चंदावर का जो बैटल ऑफ चंदावर, ये 1194 में। इन सब की बात हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे इस एक्सपीडिशन वाले दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है, यहां पे हम करेंगे। और फिर अंत में तीसरे वीडियो में हार के कारणों का एनालिसिस करेंगे। हार का कुछ कारण मैं यहां भी बताऊंगा, लेकिन सेगमेंट वाइज पॉलिटिकल रीजन क्या थे, ठीक है, सैनिक कारण क्या रहे, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या रहे, तो पॉइंट वाइज यहां डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो पृष्ठभूमि पे है, तो इसको हम अभी देखने वाले हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं पहले मोहम्मद गोरी के बारे में। देखिए पहले तो समझ लीजिए कि ये जो है, देखिए ये है गजनी। मोहम्मद गोरी कहां का था, ये गोर का था। बेसिकली गोर था कहां पे समझिएगा, अफगानिस्तान में। ये है गजनी, हमने देखा था। गजनी के बाद बीच यहां पड़ रहा है हेरात। हेरात, ये गजनी है, ये हेरात है। और यहीं पे बीच में आप देखेंगे तो बीच में आप यहां पर देखिए तो बीच में है गोर, जहां पे मैं जी लिख रहा हूं यही गोर है। यानी गजनी और हेरात के बीच जो है ये गोर पड़ता है और वहीं का है मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसका जन्म गोर में ही होता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी के कई और नाम भी हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए, जैसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, गोर का मोहम्मद या मोहम्मद ऑफ गोर आप कह सकते हैं, और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये आपको 4 नाम याद रखने हैं। और अगर ओरिजिनली देखें तो अफगानिस्तान में गोर में संस बनी वंश था, इसी से ये संबंधित था। हालांकि कहीं कहीं आपको गोर वंश भी कहा जाएगा, लेकिन ओरिजिनली शुरुआती दौर में संस बनी वंश से ही ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो कहीं आ जाए, या तो अगर संस बनी ना रहे तो गोर वंश तो देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर गोर वंश दे दे और संस बनी वंश दे दे तो संस बनी ही आप कहेंगे वहां पे, ठीक है, गोर तो डायरेक्ट देगा नहीं। तो ये जानना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको ये आप ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस बनी वंश का, ठीक है। आज हम ये पार्ट देख रहे हैं पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। अगर हम बात करें तो इसका जन्म होता है 1149 एडी में, कहां पे, गोर में। और गोर का लोकेशन मैंने बता दिया, अफगानिस्तान में यही गोर है, ठीक है, ये गोर जी लिखा हुआ है जो, ठीक है। और डेथ इसकी होगी 1206 एडी में दमियत पाकिस्तान में। ये बस एक आप जानकारी रखिए। जहां तक शासन काल की बात है तो शासन काल आप देखिए 2 पार्ट में, एक तो 1173 से 1202 एडी तक अपने ब्रदर गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ ये शासन संभालेगा, ठीक है। एक जगह पे गजनी में ये आ जाएगा 1173 में, तो गोर को संभाले, गजनी में, यहां पे गजनी में आ जाएगा ये, तो गोर को संभालेगा इसका भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। जबकि दूसरा पार्ट जो 1202 से 1206 एडी में इसका शुरू होगा, यहां पे ये इंडिपेंडेंट रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये गोर के बारे में जान लीजिए। देखिए गोर जो था महमूद गजनवी, यहां जो हम महमूद गजनवी का जब हम आक्रमण पढ़ रहे थे, तो ये जो गोर है, ये जो गोर है ये गजनी के कंट्रोल में है। देखिए गोर जो है इसका, गजनी जो है गोर पे कंट्रोल कर रहा है मोहम्मद गजनवी के समय, लेकिन मोहम्मद गोरी के समय गोर का कंट्रोल गजनी पे है। ये बहुत बड़ी बात है, समझिए, ठीक है। पहले गोर जो है गजनी साम्राज्य का पार्ट है, ठीक है ना, महमूद गजनवी के समय, लेकिन मोहम्मद गोरी के समय गजनी गोर साम्राज्य का पार्ट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। अब आइए इसके बैकग्राउंड को हम समझेंगे। देखिए यहां पर ये बैकग्राउंड क्या रहा भारत पे आक्रमण का मोहम्मद गोरी के। अब देखिए यहां पर
एक बार ऐसा कीजिए, यहां तक आपने देख लिया है तो पहले इधर देखते हैं, फिर इसको मिटा देंगे हम, उसके बाद फिर देखेंगे। देखिए आप देखिए 1037 से 1194 एडी तक सेजुल कंपायर हुआ करता था तुर्क में। अब इसको मैं समझाता हूं, पहले आप एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए ताकि ये पार्ट मैं मिटा दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब ये पार्ट मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये पार्ट मैं मिटा रहा हूं। यहां से देखिएगा, ये भारत उस समय, ये पाकिस्तान है, उस समय भारत का ही पार्ट था, ठीक है, और ये अफगानिस्तान। इन दोनों से लगता हुआ देखिएगा ईरान, लगभग ईरान ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है, देखिएगा ये थोड़ा सा इसको और बेहतर बना लिया जाए। ये ईरान का पार्ट हो गया। ये जो है, ये देखिए ये अरबियन पेनिसुला है और यहां पे फारस की खाड़ी हो जाती है, ठीक है। यहां पे अगर देखते हैं तो ये अगर देखा जाए तो ये आपको मैं ऐसे जो बना रहा हूं एक तरह से, लगभग आप एकदम एग्जैक्ट मत लीजिएगा, ये देखिएगा तो ये इराक हो गया, ये इराक वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पे छोटा सा ये सीरिया वाला पार्ट है, ये सीरिया वाला पार्ट है, देख लीजिए ये जो है ये सीरिया वाला पार्ट हो गया, ये इराक, ये सीरिया, और यहीं से लगता हुआ देखिएगा तो ये जो है, यहां देखिए यही जो है अगर देखें तो ये तुर्की हो गया, ठीक है, ये तुर्की का पार्ट हो गया। एक तरह से देखिएगा तो लगा हुआ ये तुर्की हो गया, लगभग जब आप मैप में देखेंगे तो आपको लग जाएगा ये तुर्की हो गया। अब देखिए सेजुल्क अंपायर जो है ये सुन्नी मुस्लिमों का एक साम्राज्य था जो कि 1037 से 1194 एडी तक शासन कर रहा है। कहां पर? हाँ, तो इसका जो शासन का जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये शासन का एरिया आप देख लीजिए, यहीं से बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा। ये शासन का जो एरिया है, देखिए तुर्की में अनातोली, मान लीजिए इसमें यहां पे देखिए अनातोलिया यहां पे पड़ेगा, ठीक है, मिडिल ऑफ द तुर्की अनातोलिया, जो कि वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा सेजुल्क अंपायर का, ठीक है। यहीं से बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला जो है लगभग हिंदू कुश तक आप देख लीजिए, ये हिंदू कुश, तो ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। फिर मध्य एशिया में इसका नॉर्दर्न पार्ट, अब देखिए ये अफगानिस्तान ईरान के ऊपर आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया, जिसमें सबसे बड़ा कंट्री कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इधर आपको देखेंगे तो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा मध्य एशिया है ऊपर। तो मध्य एशिया इसका नॉर्दर्न पार्ट हो गया, यहां पे नॉर्दर्न पार्ट इसका मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया। और पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ जिसे कहते हैं फारस की खाड़ी, कहां पे है फारस की खाड़ी? यहीं पे फारस की खाड़ी है, देखिए ये ईरान हो गया ना, ये फारस की खाड़ी कहा जाता है, इसी में पर्शियन गल्फ में पड़ेगा, तो ये फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी इसका ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया। तो देखिए यहां से लेकर ये आपको वेस्ट में और ईस्ट में आपको हिंदू कुश, आप जानते हैं अफगानिस्तान हिंदू कुश में पड़ता है, तो ये पूरा आपको यहां से लेकर यहां तक, और यहां पर नॉर्थ में सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ में पर्शियन गल्फ तक, यही पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ, सेंट्रल एशिया, अनातोलिया इधर वेस्ट में, तुर्की के मध्य में, और हिंदू कुश ये अफगानिस्तान वाला, अफगानिस्तान जो है ये हिंदू कुश पर्वत में ही है, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत
जो है अफगानिस्तान में ही। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखिए, यहां से लेकर यहां, फिर यहां से लेकर यहां, ये जो है आप देखेंगे यहां तक, तो ये पूरा जो है सेजोल का अंपायर था 1037 से लेकर 1194 एडी तक। ठीक है, अब देखिए ये वीक हो जाएगा, ठीक है, यानी कमजोर हो जाएगा, और कमजोर कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी, हाँ 12वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में क्या होगा कि एक तुर्की कबीलों का समूह क्या करे, रीजन क्या है, वीक होगा इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी, रीजन क्या है, तो तुर्क कबीलों का एक समूह है जो कि इसको छिन्न भिन्न कर देगा, इस पूरे साम्राज्य को, जिसे कहते थे सेजुल्क एम्पायर, सुन्नी मुसलमानों का ये एम्पायर था। ठीक है, ये कमजोर हो जाएगा, चलता तो है 1194 तक, लेकिन इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी ये वीक हो जाएगा, और वीक किया जाएगा तुर्की कबीलों का एक समूह, इसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट भी थे। ठीक है, एक ग्रुप बुद्धिस्टों का भी था। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, ये पॉलिटिकल वैक्यूम फिर फिल किया जाएगा ख्वारिज्म साम्राज्य। ये कमजोर होने के बाद ख्वारिज्म एम्पायर आएगा, जिसका बेस ईरान है, ये ईरान है, इसका बेस है ख्वारिज्म साम्राज्य का। हालांकि ख्वारिज्म साम्राज्य भी पूरा सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान ये सब ले लेगा। ठीक है, ये अफगानिस्तान लेगा, सेंट्रल एशिया का पार्ट लेगा, ईरान का पार्ट लेगा। ठीक है, तो ख्वारिज्म साम्राज्य का बेस ईरान हो गया, और दूसरा गोर साम्राज्य जो अफगानिस्तान में है, यही गोर साम्राज्य, हाँ, जो कि गजनी के अंडर में है। ठीक है, गोर साम्राज्य अफगानिस्तान में है। अब यहां पे समझिएगा, सेजुल्क एम्पायर कमजोर होगा, ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय होगा, गोर साम्राज्य का उदय होगा। और आप समझिए कि ये जो गोर साम्राज्य है, हाँ, ये जो गोर है शुरुआत में गजनी के अधीन है। जिस समय महमूद गजनवी 1000 एडी में पहला आक्रमण करता है हिंदू शाही वंश पे, उसी तरह से हिंदू शाही वंश यहां पर था, उसी समय 1000 एडी में ही महमूद गजनवी, ये गजनी है, इस गोर को भी अटैक करेगा और इस गोर को वो जीत लेगा। ठीक है, गोर को महमूद गजनवी जीत लेगा, और तब से लेकर महमूद गजनवी के डेथ तक, यानी 1030 एडी तक, 1030 एडी में गजनी में महमूद गजनवी की डेथ होती है। इस गजनी में ये महमूद गजनवी के कंट्रोल में ही रहेगा, लेकिन 1030 के बाद फिर जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यहां मैंने लिख दिया है, देखिए गोर साम्राज्य है, हाँ, स्वतंत्र कब होगा ये? 1030 एडी में। पहले कहां पे है? गजनी के कंट्रोल में है। तो 1030 एडी में महमूद गजनवी के डेथ के बाद ये स्वतंत्र हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और इसके शक्ति में बढ़ोतरी होगी। देखिए पावर जो है इसका बढ़ रहा है, मैंने ऊपर की तरफ एरो दिया है। इन द टाइम ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन के टाइम में आगे सुल्तान अलाउद्दीन आएंगे यहां पर, और इनके समय जो गोर है इसमें बढ़ोतरी होगी, गोर साम्राज्य में। ठीक है, गोर साम्राज्य की शक्ति में। इस सुल्तान अलाउद्दीन को एग्जामिनेशन पर्पस से याद रखिएगा, जहां सूज भी कहा जाता है। इनका निकनेम या उपाधि जो भी कहिए, टाइटल, निकनेम, जहां सोच मतलब वर्ल्ड बर्नर, यानी कि दुनिया को जलाने वाला। इसका कारण यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने पूरे गजनी को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको वर्ल्ड बर्नर कहा गया, या जहां सोच की उपाधि, निकनेम इसकी पड़ी। ठीक है, तो आगे चल के क्या होगा? 1030 एडी के बाद आपको मैंने बताया ये जो गोर है ये 1030 एडी तक इस गजनी के कंट्रोल में है, इस गजनी के कंट्रोल में है, यानी इस गजनी के अधीन है ये गोर। लेकिन 1030 के बाद जब स्वतंत्र होगा, धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी, तो ये गोर जो है इस गजनी साम्राज्य को अपने में मिला लेगा। तो अब गजनी जो है गोर साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा। पहले जो है गोर जो है मैंने बताया अभी, गोर और ये गजनी,
तो 1030 के पहले, महमूद गजनवी के डेथ के पहले ये गजनी कंट्रोल कर रहा है गोर को, ठीक है। लेकिन 1030 के बाद जब महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है तो फिर ये गोर, कहीं कहीं घोर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो सिचुएशन उलट जाएगा और ये गोर कंट्रोल करेगा गजनी को, ठीक है। अब गजनी गोर साम्राज्य का पार्ट हो गया। समझ गए यहां तक? आगे देखते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने बता दिया, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जहां सोच किसकी टाइटल थी तो सुल्तान अलाउद्दीन की, ठीक है। अब देखिए आगे बैकग्राउंड कैसे बनता है। ये जो ख्वारिज्म साम्राज्य हमने बताया, ठीक है, जिसका बेस ये ईरान है, ठीक है, ईरान है, यही ईरान है, ये ईरान वाला पार्ट है पूरा, ये देख रहे हैं, ये ईरान है, ठीक है, ये ईरान है, ये ईरान है। तो इसका बेस ईरान है, लेकिन इसका जो साम्राज्य फैलेगा बाद में, ये आपको सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ठीक है, मध्य एशिया में, अफगानिस्तान में, ईरान में, सब जगह होगा इसका, ठीक है। तो ख्वारिज्म साम्राज्य का बेस वैसे ईरान है, सेंटर ईरान है, और गोर साम्राज्य है ही। अब क्या होगा, जब दो ये सेल्जुक अंपायर के कमजोर होने के बाद इसके वैक्यूम को पाटने के लिए, भरने के लिए दो साम्राज्यों का उदय हो रहा है, एक ख्वारिज्म साम्राज्य का और दूसरा गोर साम्राज्य का, जो अफगानिस्तान में है, ये गोर साम्राज्य, ठीक है। तो अब क्या होगा, और ये गजनी जो है ये गोर साम्राज्य के अंदर ही आ गया। महमूद गजनवी के डेथ के बाद से ऐसा होगा, सिचुएशन उलट जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में एक डिस्प्यूट होगा। देखिए डिस्प्यूट क्या होगा, डिस्प्यूट खुरासन को लेकर होगा, विवाद खुरासन को लेकर होगा। खुरासन कहां पे है, देखिए भाई, कहते हैं कि ईस्टर्न ईरान, तो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न ईरान में जो ईस्टर्न, इसको खुरासन कहते हैं। हालांकि धीरे धीरे खुरासन में सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट भी आएगा, ये नॉर्दर्न आपको अफगानिस्तान का पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है, ये सब आएगा खुरासन में। कुछ यहां पे देखिएगा सारा ही खुरासन में आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर ये खुरासन, ये ईस्टर्न अफगानिस्तान का जो पार्ट है ये खुरासन है, ठीक है। अब देखिए खुरासन पे पहले तो डिस्प्यूट चल रहा है खुरासन के लिए। इस खुरासन के लिए देखिए, इस खुरासन के लिए गोर वंश जो है, जो गजनी में भी कंट्रोल किए हुए है, तो ये चाह रहा है एक्सक्यूज मी, यहां पे मैं बताऊंगा आपको, ये देखिए, ये जो खुरासन वाला पार्ट, ये तो है ही खुरासन वाला पार्ट, ये सब बाद में धीरे धीरे खुरासन का ही पार्ट होगा। आप मैप देखेंगे तो ये सब देखिए ईरान वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न ईरान, खुरासन ईस्टर्न ईरान को, पूर्वी ईरान को। तो देखिए ये सब जो पार्ट देखिए घिरा हुआ है ना, ये देखिए ये घिरा हुआ रहेगा, ये कैप्चर कर लिया जाएगा ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा। डिस्प्यूट चल रहा है गोर में, और ये जो ख्वारिज्म साम्राज्य है ईरान और इसके आसपास के क्षेत्र में, तो इस खुरासन वाले क्षेत्र के लिए चल रहा है, ठीक है। इधर ईरान हो गया, इधर आपको बीच में खुरासन हो गया, और इधर गोर साम्राज्य हो गया, गोर साम्राज्य हो गया। तो ये जो खुरासन है, ये जो मैं बता रहा हूं, इस खुरासन पे कंट्रोल किसका हो जाता है, ख्वारिज्म साम्राज्य का। देख लीजिए यहां पर, ये ख्वारिज्म साम्राज्य का कंट्रोल हो जाएगा, यहां मैंने लिख दिया है ख्वारिज्म, कैप्चर्ड बाय ख्वारिज्म साम्राज्य, ये कैप्चर कर लिया जाएगा ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा, ठीक है। अब जब ये कैप्चर कर लिया जाता है, यही खुरासन देखिए यहां पर, हाँ, तो अब क्या होगा, खुरासन जब कैप्चर कर लिया जाएगा तो अब जो खुरासन कैप्चर करने के बाद की स्थिति देखिए, विकल्प क्या होगा गोर साम्राज्य के लिए। इधर गोर है, इधर पूरा खुरासन हो गया। अब इधर ईरान साम्राज्य, आपको ख्वारिज्म साम्राज्य है, ईरान बेस्ड है। हाँ, अब जब ऐसा हो जाता है तो देखिए यही तो है ये खुरासन वाला पार्ट जो है। अब क्या होगा, अब गोर साम्राज्य के पास क्या विकल्प बचेगा, अब ये शक्ति अपनी बढ़ा रहा है ख्वारिज्म साम्राज्य, तो गोर साम्राज्य के पास यही विकल्प बचेगा कि इधर जब रास्ता घेर लिया गया, ये अब शक्ति बढ़ा रहा है अपनी, इधर रास्ता घेर लिया गया,
तो अब गौड़ साम्राज्य किधर की तरफ आएगा? भारत की तरफ आएगा। इसके पास यही विकल्प बचता है कि ये भारत की तरफ आए, ये भारत की तरफ चले। ठीक है, ये भारत की तरफ चले। यहां पे मैंने गौड़ साम्राज्य के पास विकल्प बचता है भारत में विस्तार, एक्सपेंशन इन इंडिया। ठीक है, और यही वजह था कि खुरासन के कंट्रोल के बाद, खुरासन का जब कंट्रोल कर लिया जाता है ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा, ईरान बेस्ड जो ख्वारिज्म साम्राज्य है, खुरासन पे ये कंट्रोल जब हो जाएगा तो सीधी सी बात है इधर कैसे बढ़ पाएंगे, फिर इधर नहीं बढ़ पाएंगे गोर, अब गोर को इधर ही बढ़ना होगा भारत की तरफ। ठीक है, तो ये विकल्प इनके पास बचता है, यही ऑप्शन बचता है, ये भारत में विस्तार करें। और इसी वजह से मोहम्मद गोरी जो है वो भारत में आक्रमण करेगा। ठीक है, भारत में आक्रमण करेगा। तो होता क्या है कि शुरुआती दौर में देखिए मैंने यहां पे बताया ना कि 1173 से लेकर 1202 में ये अपने भाई के साथ है। देखिए यहां पर हमने बताया सुल्तान अलाउद्दीन ने क्या किया कि अब शक्ति बढ़ाए। सुल्तान अलाउद्दीन के समय शक्ति बढ़ती है गौर की। धीरे धीरे जब इतिहास आगे बढ़ेगा तो यहां पर कंट्रोल किसका होगा? मोहम्मद गोरी के भाई गियासुद्दीन, इसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसका एक भाई है, बड़ा भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो कि गौर पे शासन कर रहा होगा। और यही क्या करेगा, इसका भाई 1173 में खुद रहेगा गौर पे, इसको गजनी का शासन देगा। यहां पर खुद गौर पे रहेगा और खुद रहेगा यहां पर गौर पे। मैंने बताया ये गौर, ये बड़ा वाला पार्ट ये गौर पे रहेगा। ठीक है, ये गौर पे रहेगा, जबकि खुद ये जो पार्ट है गजनी, ये रहेगा गौर पे। और गजनी जो है, गजनी यहां पे अफगानिस्तान में ही, देखिए ये हो गया, मिट गया है। तो ये अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो यहां पे दे देगा गजनी पे किसको? मोहम्मद गोरी को। तो वही कहा जाता है कि 1173 से 1202 एडी तक, फ्रॉम 1173 टू 1202 एडी तक ये अपने भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ शासन करेगा। तो गजनी में होगा कौन? गजनी में होगा उस समय इसका भाई, गजनी में होगा मोहम्मद गोरी, जबकि इसका भाई गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये रहेगा गजनी पे, जबकि इसका भाई रहेगा गौर पे। 1173 टू 1202 का की कहानी यही है, भाई के साथ मिलकर ये शासन करता है। जबकि 1202 के आसपास इसके भाई की डेथ हो जाएगी, धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और ये 1202 से लेकर 1206 तक ये इंडिपेंडेंट शासन करता है। और 1206 में आप जानते हैं कि मैंने अभी अभी बताया कि इसका पहला अभियान, यहां पर देखिए भारत अभियान जो है 1075 एडी में इसका होगा कहां पे? ये मुल्तान, समझ लीजिए, ये देखिए ये मुल्तान पे होगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद अपर सिंध पे आएगा। ठीक है, धीरे धीरे लोअर सिंध भी कंट्रोल कर लेगा, ये लोअर सिंध भी, तो पूरा सिंध और मुल्तान ये ले लेगा। फिर इसके बाद दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां होंगी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान से पहली तराइन की लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड जीतेगा। चौहान या चाहमान वंश का है ये। दूसरी जब लड़ाई होगी तराइन की 1192 में, ये हरियाणा में है तराइन। ठीक है, तो उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, फिर अगला बैटल जो होगा महत्वपूर्ण बैटल 1194 में, वो चंदावर की लड़ाई होगी। हाँ, कन्नौज के शासक जयचंद के खिलाफ, गढ़वाल वंश का, और वहीं से रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। और 1206 में जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाएगी, 1206 तक है, मैंने यहां पर बता भी दिया था,
1206 में दमियक पाकिस्तान में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। इसका अंतिम अभियान भी 1206 में ही था, यहां पे लिखा हुआ है मैंने, पंजाब के खोखरों के खिलाफ। ये पंजाब वाला पार्ट है, इसके खोखरों के, यहाँ पे खोखर जनजाति है, इन्हीं के खिलाफ इसका अभियान चलता है और बाद में यही खोखर जनजाति जो है इसकी हत्या, खोखर जनजाति वाले इसकी हत्या कर देंगे। कहां पे? दमियक पाकिस्तान में। ठीक है, तो 1206 में जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसी का जो स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा, गुलाम वंश की शुरुआत कर देगा और गुलाम वंश के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पूरा ये जो अभियान है ये भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी हमने पृष्ठभूमि देखा कि क्या कारण था मोहम्मद गोरी के भारत में आने का। अगले वीडियो में हम सारे अभियानों की जो हमने चर्चा की, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, चंदावर की लड़ाई, पहला आक्रमण जो होगा इसका मुल्तान पे होगा। फर्स्ट आक्रमण जो भारत में करेगा मुल्तान पे करेगा, यहां मुल्तान पे फर्स्ट आक्रमण, ये भी आप नोट कर सकते हैं, आगे तो मैं लिखवाऊंगा ही। फर्स्ट आक्रमण ये मुल्तान पे जो होगा ना, मुल्तान पे ये फर्स्ट अटैक होगा, फर्स्ट रेड या अटैक पे ही फर्स्ट रेड मुल्तान पे होगा। तो ये सवाल आता है कई बार एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि मोहम्मद गोरी का जो पहला अटैक है, आगे तो मैं बताऊंगा ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला अटैक जो है वो मुल्तान पे होगा। ठीक है, ये मुल्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, पहला अभियान का पहला अटैक मुल्तान पे। जैसे मोहम्मद गजनवी का पहला अटैक कहां पे था? हिंदू शाही वंश, यहीं पे हिंदू शाही वंश था। ठीक है, तो यहां पे था मोहम्मद गजनवी का, लेकिन इसका होगा मुल्तान पे। तो इस तरह से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सारे अभियानों पे चर्चा करेंगे, चाहे वो मुल्तान का हो, उच्च का हो, उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, उसके बाद चंदावर की लड़ाई, उसके बाद मोहम्मद गोरी के दो महत्वपूर्ण स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी में किस तरह से एक्सपेंशन किया जाता है भारत में, और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी गुलाम वंश के रूप में, पहला वंश गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का। तो सारे अभियानों को हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में, और उसके अगले वीडियो में जो हार के कारण हैं उसको अलग अलग सेगमेंट में, पॉलिटिकल रीजन क्या होंगे, राजनीतिक कारण क्या होंगे, सैनिक कारण क्या थे, राजपूतों के खिलाफ में लड़ाई थी मोहम्मद गोरी की, और सांस्कृतिक और सामाजिक कारण क्या थे, सबको हम सेगमेंट वाइज देखेंगे। हालांकि यहां भी मैं कारणों को बताऊंगा, लेकिन डिटेल हम यहीं पे देखेंगे इस वीडियो में, और यहां पे भी कुछ डिस्कस करते हुए हम निकल जाएंगे। तो अगला वीडियो हमारा मोहम्मद गोरी के अभियान पे होगा। आप इस वीडियो का इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।